ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, फूड जो है हमारे लिए एक कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है इसलिए हमारे लिए कंसर्न है। ठीक है, द रीजन व्हाई इट इज बेसिकली अ कंसर्न इज बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंडिया इज टू हाई। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है जिसके वजह से फूड हमारे लिए कंसर्न है। ठीक है, फूड हमारे लिए कंसर्न है और इसीलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि कैसे हमारा इंप्रूवमेंट हो। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हो। अभी देखिए जैसे फूड रिसोर्सेज आपके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे ये हनी बीज से हनी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये आपके पोल्ट्री फार्म से एग्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे आपके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं टू फूड रिसोर्सेज। सो हाउ डू वी इंप्रूव देम। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, अलग अलग तरीके के फूड हम सबकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फूड सप्लाइज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या क्या मिलता है हमको, फ्रूट से प्रोटीन्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, फैट्स मिलेगा, विटामिन एंड मिनरल्स एज वेल। ठीक है, ओके, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फूड, हमको कहां से मिलता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ फूड। तो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। ठीक है, तो जैसे वेदांत की तरह जो लोग हैं वो प्योर वेज हैं और ये हर्ष चौधरी की तरह लोग जो हैं वो प्योर नॉन वेज हैं। ठीक है, तो अरे नहीं तू नॉन वेज नहीं खाता है, क्या बात कर रहा है, उस दिन तो देख रहा था चिकन लॉलीपॉप खा रहा था तू, हाँ शौरमा खा रहा था वो, देखा मेरे को। खैर ओके, सो दिस इज बेसिकली पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, वी बोथ ऑब्टेन दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर से हमको भाई साहब जितने भी वेजिटेरियन फूड है वो मिलते हैं और एनिमल हस्बेंड्री से जनरली हमको नॉन वेजिटेरियन फूड मिलते हैं। जनरली हम मिल्क को नॉन वेजिटेरियन नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुओं को पालने के बाद जो फूड मिलता है उसको अपन कैटेगराइज करते हैं एज फूड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ओके, सो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर प्रॉफिट, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स फॉर प्रॉफिट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब जैसे आपके चिकन हो गए वैसे गाय हो गए, तो दिस इज बेसिकली ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है भाई साहब इंडिया का। ठीक है, आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग, therefore it is necessary to increase our production for both crops and livestock। तो इसीलिए क्रॉप्स के लिए भी और लाइव स्टॉक के लिए भी हमारा प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो क्रॉप्स और लाइव स्टॉक दोनों के लिए भाई साहब आपका जो ये दोनों भी इंक्रीज होने चाहिए। ठीक है, therefore it is necessary to increase our production for both crops and livestock। ठीक है, ओके, सो एनिमल्स भाई साहब हो गए आपके। Efforts to meet food demand by increasing food production have led to some success so far. We have found that green revolution, which contributed to increase food grain production, a large increase in crop production in developing countries achieved by the use of artificial fertilizers, pesticides and high yield crop varieties। ठीक है, तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। What is green revolution basically? देखिए पहले क्या क्या चैलेंजेस थे। ठीक है, what is basically green revolution, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। What is, एक सिंपल तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन को व्हाई डू वी कॉल इज अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब चेंज। ठीक है, अभी जितने भी क्रॉप्स होते थे पहले के जमाने में, ठीक है, क्रॉप्स, अभी इसमें आता है आपका राइस, व्हीट, ठीक है, ज्वार और डिफरेंट वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सब आपके क्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, ये पहले समझ लो थोड़ा सा फेमिन आया, फेमिन मतलब थोड़ा सा सूखा पड़ गया, पानी की कमी हो गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्रॉप्स भाई साहब बर्बाद हो जाता था। ठीक है, क्लियर है, फ्लड आ गया, पानी आ गया काफी ज्यादा, तो भी ये क्रॉप्स बर्बाद हो जाते थे। ठीक है, कोई थोड़ी सी डिजीज आ गई, कॉमन जो डिजीज होते हैं, ठीक है, ऐसा डिजीज कुछ फैल गया क्रॉप्स के नीचे अंदर ही। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्रॉप भाई साहब बर्बाद हो गया। ठीक है, अगर समझ लो आपका जो क्रॉप का जो स्पैन ऑफ टाइम होता था, मतलब स्पैन ऑफ ग्रोथ ये भी काफी ज्यादा होता था, लॉन्गर टाइम। ठीक है, समझ लो 6 महीने लगते थे, 7 महीने लगते थे एक क्रॉप को पूरे परिपक्व रूप से तैयार होने के लिए। ठीक है, ओके, ये सारी चीजें थी भाई साहब। ऊपर से क्या था भाई साहब, अगर यहां तो ये थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए, स्पैन ऑफ ग्रोथ, तो ये और भाई साहब प्रोडक्शन ये भी काफी लो था। ठीक है, तो इसको समझिए हमन ने कैसे इसको रेक्टिफाई किया। सो व्हाट वी केम अप विथ इज हाइब्रिड सीड्स। तो हमने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया और टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पिकअप किए। ठीक है, तो कोई ऐसा क्रॉप है, जैसे समझ लो टमाटर का कोई पेड़ है,
उसमें भाई साहब 4 टमाटर हो रहे हैं, और टमाटर की कोई और एक स्पीशी है जिसमें भाई साहब एक ही पेड़ में आपके 50 टमाटर हो रहे हैं। तो व्हाट वी डिड, बस हमने इसका जीन्स उठाया, समझ में आ रहा है, इस सीड का जीन उठाया, बिकॉज इट वॉज गिविंग मोर प्रोडक्शन। तो हमारा भाई साहब अभी प्रोडक्शन क्या हो गया, इन प्लेस हो गया। ठीक है, मतलब एक पेड़ से जहां पे 4 टमाटर हमको मिल रहे थे, अभी उसी एक पेड़ से हमको 50 टमाटर मिल रहे हैं। तो एरिया का जो रिलेटेड प्रॉब्लम था, देखो अभी पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो ही आपके पॉपुलेशन की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। लेकिन अगर आप तो इसका मतलब क्या है, जो कल्टीवेबल एरिया है उसको आप बढ़ाएं, लेकिन अभी तो उल्टा हो रहा है। आपका भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना, तो आप उसी एरिया में कैसे ज्यादा उत्पादन करें। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि भाई साहब हमने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स देखा। ठीक है, हाइब्रिड सीड्स, इससे क्या हुआ भाई साहब, प्रोडक्शन बढ़ने लगा। ठीक है, स्पैन ऑफ ग्रोथ, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अभी देखो स्पैन ऑफ ग्रोथ, अभी आपका स्पैन ऑफ ग्रोथ है, मतलब क्या हो जाएगा, देखो हाइब्रिड सीड्स हैं तो प्रोडक्शन भाई साहब बढ़ गया, समझ में आ रहा है, हाइब्रिड सीड्स हैं तो इससे आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी हमने देखा कि एक वैरायटी है, समझ लो टमाटर की, ठीक है, उसको होने में कम से कम 6 महीने लग रहे हैं। ठीक है, और एक वैरायटी है जो 3 महीने में पक्के तैयार हो जा रही है, तो उस वैरायटी का वो वाला जीन हमने उठा लिया और इसमें हाइब्रिड में मिला दिया। ठीक है, तो अभी जहां पे 6 महीने में हमारी पूरी फसल बनती थी, अभी 3 महीने में वो फसल बन जा रही है। ठीक है, तो स्पैन, इसको भी हमने इंप्रूव कर दिया भाई साहब। तो इसका मतलब हमारा डबल प्रोडक्शन, 6 महीने में अगर 100 टन अनाज प्रोड्यूस होता था तो अभी 6 महीने में 200 टन अनाज, क्योंकि हम 6 महीने में 2 बार कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी भाई साहब डिजीज, तो काफी सारे ऐसे डिजीजेस हैं जिनके एंटी हमने देख लिया कि भाई साहब समझ लो टमाटर की एक वैरायटी है और इसमें एक सिंपल सा डिजीज आता है और ये पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है। लेकिन दूसरे वैरायटी में ये डिजीज आने के बाद भी कुछ नहीं होता। ठीक है, ये डिजीज आने के बाद भी कुछ नहीं होता। जैसे हमारे अंदर वेरिएशन है, कोरोना जब आया तो कुछ लोगों को एक बार में आया और वो मर गए। ठीक है, बट द अदर्स, मुझे जैसे 3 बार हुआ है, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग असर ये क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज वेरिएशन है। तो ऐसे ही किसी स्पेस में वेरिएशन है, ठीक है, जिसमें भाई साहब क्या हो रहा है कि इसको होने के बावजूद भी ये डिजीज नहीं हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंट का जीन्स हमने उठाया और उसको हाइब्रिड में डाला। ठीक है, फ्लड्स, फेमीन, देखो फ्लड्स और फेमीन कैसे होते हैं, हमको मालूम है कि भाई साहब अगर जून का महीना चालू हो गया है तो नहीं करके जुलाई अगस्त तक फ्लड आने की संभावना है। और अगर मैं कोई ऐसा क्रॉप लगा रहा हूं जिसको मैंने समझ लो जनवरी में लगाया है तो इसको होते होते सितंबर लग जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रॉप लगा रहा हूं जो मार्च में खत्म हो जाएगा तो मुझे वो रिस्क नहीं है, फ्लड्स का रिस्क नहीं होगा। तो स्पैन ऑफ ग्रोथ को मैंने कवर कर लिया तो फ्लड्स का रिस्क भी भाई साहब कवर हो गया। ठीक है, अब बची भाई साहब फेमीन की। फेमीन मतलब सूखा पड़ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ जीन्स हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर और वेदर रेजिस्टेंट हैं, मतलब उनका ज्यादा वेदर का उन पे कोई ज्यादा असर नहीं होता है। तो ऐसे जीन्स को हमने पिकअप किया जो वेदर रेजिस्टेंट थे। क्या ये समझ में आ रहा है? और इनका मिला जुला कर भाई साहब हमने जीन्स से एक सीड बनाया और ये बन गया हमारा हाइब्रिड। आज की तारीख में 95% जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, 95 क्या ऑलमोस्ट 100% जो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, दे आर ऑल हाइब्रिड वैरायटीज। वो सब के सब हाइब्रिड वैरायटीज है। ठीक है, ये हाइब्रिड वैरायटी से ही हम अपने फूड क्राइसिस को कंट्रोल कर पाए हैं। देयर वाज अ टाइम, एक बंगाल फेमीन हुआ था हमारा, बंगाल फेमीन, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग मरे थे। ठीक है, मतलब सूखा पड़ा था और हमारा क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पाया था और इसी के लिए चलते करोड़ों की तादाद में लोग मर गए थे। सो दैट वाज अ ह्यूज फूड क्राइसिस। तो आज की तारीख में ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने इस फूड क्राइसिस को रिजॉल्व कर दिया है। और क्या है भाई साहब फूड क्राइसिस में? तो ये आपका हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ये तो हो गया भाई साहब आपके हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV सीड्स। ठीक है, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी है जिसको अपन यूज करते हैं और इसके चलते हमारा फूड रिक्वायरमेंट, तो इनका क्या क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है? इनका स्पैन ऑफ ग्रोथ, lesser amount of time, they require lesser amount of time, they are more disease resistant, they are more weather resistant. ठीक है, so they are having more production, तो इनका प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रोडक्शन पर प्लांट ज्यादा है, प्रोडक्शन इज मोर। ठीक है, ये आपके भाई साहब डिजीज रेजिस्टेंट है, ये आपके भाई साहब वेदर रेजिस्टेंट है, इनका भाई साहब स्पैन ऑफ लाइफ क्विक है,
स्पैन ऑफ लाइफ भाई साहब इनका क्विक है, फटाफट से हो जाते हैं ये, ठीक है। तो इन सारे बेनिफिट्स के चलते हमने काफी सारा प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कर लिया, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में। और क्या है भाई साहब ग्रीन रेवोल्यूशन में? ग्रीन रेवोल्यूशन में आपका जैसे इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फार्मिंग। तो इरिगेशन को हमने कैसे उपलब्ध कराया? हमने भाई साहब ट्रैक्टर्स, ठीक है, ट्यूबवेल्स, ये सब हमने लगवाए भाई साहब, ठीक है। और क्या है भाई साहब कि जितने आपके फार्म्स हैं उनमें मैनुअल लेबर ना करके भाई साहब सब आपके मशीन, तो आपका यहाँ पे मशीनरी, इससे तो इन सारी चीजों से, मिली जुली चीजों से आपका फार्मिंग पे इंप्रूवमेंट हुआ और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमारा जो क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट था वो पूरा हुआ, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन भी एक चीज है जो हमने अडॉप्ट की थी। ये व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है? व्हाट इज व्हाइट रेवोल्यूशन? सो एक दूसरा रेवोल्यूशन था जिसको अपन बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट हैपेंड इन दिस व्हाइट रेवोल्यूशन? तो आप समझो पहले ये कोई गांव है ए, ठीक है, इसके पास बी है, सी है, डी है, ये ई है, ऑल दीज आर बेसिकली, ये सब शहर हैं। इस गांव के आजू बाजू भाई साहब अलग अलग शहर हैं, ठीक है। ओके, तो अभी क्या होता था, गांव में सब गाय भैंस रहते हैं। इन गाय भैंसों से भाई साहब दूध प्रोडक्शन होता है और ये दूध प्रोडक्शन जो है वो गांव में ही रह जाता है क्योंकि बाहर नहीं जा पाता है। तो ये आधे से ज्यादा वेस्ट ही हो जाता है। गांव के लोग दूध पी के कर भी कितना पिएंगे? तो अभी क्या कर दिया गया कि भाई साहब आप इस दूध को इकट्ठा करके इन सारे जगहों पे पहुंचा पाए। तो पास्चराइजेशन और अलग अलग टेक्निक से आप इन दूधों को, इस दूध को बेसिकली शहरों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो लेट्स से अगर आप एक मिल्क का पैकेट लेकर आते हैं घर पे, तो वो मिल्क का पैकेट आज का दूध निकाला हुआ नहीं है, वो बहुत पुराना है, ठीक है, 3-4 दिन हो गए उसको, लेकिन वो अभी तक इंटैक्ट है बाय पास्चराइजेशन और वेरियस केमिकल इफेक्ट्स, ठीक है। सो ये से इससे हमारा भाई साहब व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ व्हाई डू वी नीडेड अ व्हाइट रेवोल्यूशन? क्योंकि देखो इंडिया में ज्यादा करके वेजिटेरियन डाइट है और वेजिटेरियन डाइट में मिल्क एज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो मिल्क को भाई साहब दूर तक पहुंचाया, ठीक है, तो दूर दूर तक मिल्क पहुंचा आपका। तो ये आपका व्हाइट रेवोल्यूशन और ये आपका हो गया भाई साहब ग्रीन रेवोल्यूशन। इन दोनों रेवोल्यूशन से हमारा जो फूड क्राइसिस है वो कंप्लीट हुआ, हमारा जो फूड क्राइसिस है वो कंप्लीट हो पाया, ठीक है। Efforts to meet food demand by increasing food production have led to some success so far. We have had the green revolution which contributed to increase food grain production. A large increase in crop production in developing countries achieved by the use of artificial fertilizers, pesticides and high yielding crop varieties. इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्या क्या चीजें थे? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आए जो ज्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इससे हमने काफी सारे इंसेक्ट्स को मार डाला। और हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ये सब के वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन जो है तो बढ़ा, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड मैकेनाइज्ड फार्मिंग, दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स। ठीक है, ओके। We have also had the white revolution which has led to better and more efficient use as well as availability of milk. तो व्हाइट रेवोल्यूशन से हमको भाई साहब मिल्क का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता है, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन से हमारे लिए मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ज्यादा करके वेजिटेरियन लोग हैं और वेजिटेरियन लोगों के लिए मिल्क इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए जो गांव खेड़े का दूध जो गांव खेड़े में ही वेस्ट हो रहा था उसको हम पास्चराइज करके किसी भी हालत में शहर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज जो गांव के, देखो आपने अगर दूध अभी निकाला और उसको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो लगभग शाम तक वो सड़ जाएगा, इट विल बी बिकमिंग इनकंज्यूमेबल। तो आप सोचिए जो दूध किसी गाय या भैंस से निकाला गया है वो आप 4-5 दिन बाद एक पैकेट में भर के अपने घर पे ला रहे हैं और वो इंटैक्ट है, क्यों है? It has been pasteurized, it has been treated with different chemicals in order to ensure that it is preserved by the time it reaches you, ठीक है। So ये हो गया आपका milk revolution. So these two revolutions, which one? The green revolution and the white revolution actually helped to dissolve our food crisis.
हमारा जो फूड क्राइसिस है वो इन दो रेवोल्यूशन के चलते डिसॉल्व हुआ। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये आपका मिल्क रेवोल्यूशन था। However, these revolutions meant that our natural resources are getting used more intensively. Natural resources more intensively क्यों? क्योंकि अभी आप क्या यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को जब आप यूज करते हैं तो भाई साहब जमीन का जो क्वालिटी है वो गिरता जाता है, जमीन की फर्टिलिटी भाई साहब गिरती जाती है। आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जमीन को एक दिन बेजान कर देगा, इट विल बिकम इनफर्टाइल। दूसरा, जैसे मिल्क के प्रोडक्शन के लिए अभी आप देखोगे जो हमारे इंडियन स्पीशीज ऑफ काउ होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1-1.5 लीटर दूध देंगे, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं वो एक दिन में 5 से 7 लीटर दूध देते हैं। तो अभी भाई साहब कौन इंडियन गाय पालेगा? सब लोग भाई साहब इसी को पालेंगे, जो आपका भाई साहब हाइब्रिड वैरायटी ऑफ काउ है उसी को पालेंगे, उससे दूध भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका इंडियन वैरायटी लुप्त हो जाएगा। ठीक है, इट हैज ऑलरेडी गॉन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। However, these revolutions meant that our natural resources are getting used more intensively. बहुत ज्यादा इंटेंसिवली यूज हो रहे हैं। As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. धीरे धीरे भाई साहब हम natural resources को इस पॉइंट तक यूज कर रहे हैं कि we are destroying their balance completely. हमारा जो पूरा बैलेंस है वही बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, the balance is completely destroyed. हम इस कदर natural resources को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं that the entire balance is getting destroyed. ठीक है, we are using natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance. तो हमारा फूड प्रोडक्शन इस कदर इंक्रीज होना चाहिए ताकि हमारा ये डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए आप देखोगे आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंकरेज कर रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को थोड़े सब्सिडाइज रेट में दे रही है गवर्नमेंट, उस पर कम टैक्सेस लगा रही है। आप अगर डी मार्ट में जाओगे या किसी भी मार्ट में जाओगे तो आपको वहां पे पैकेट में लिखा हुआ मिलेगा अ प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो व्हाट डज इट मीन कि इसको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स इसमें ऐड नहीं हुए हैं और इसको गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है, इसमें कम टैक्स लगता है। ठीक है, सो इस तरह से बैलेंस किया जा रहा है नेचर को। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग बैलेंस्ड एंड हेंस देयर इज अ नीड ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो हाँ, हमारा फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इस फूड रिक्वायरमेंट को मीट करने के चलते हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन ही अगर कर देंगे तो हमारे पास सोर्स ही चला जाएगा। आज हम सोर्स को इंप्रूव करने के लिए उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या उसके हाइब्रिड वैरायटीज या स्पीशीज को यूज कर रहे हैं, लेकिन कल को ये सोर्स ही नहीं रहेगा अगर हम कंटिन्यूसली इसमें फर्टिलाइजर डालने लगे। तो वी हैव टू इंश्योर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब क्या हो रहा है? नींद आ रही है भाई साहब बहुत जोर से। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? आज भाई साहब आपको जोश आया, आपने बोला कि अभी हम पढ़ाई करेंगे भाई साहब, आज आप 3-4 घंटे पढ़ लिए, कल ढुस। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल एफर्ट नहीं है। अगर आप रोज कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट यू हैव सस्टेन्ड योरसेल्फ। तो इसी तरह से जो एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, आज धनाधन फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, कल को भाई साहब इस खेती में जान ही नहीं रहेगा, तो आप फर्टिलाइजर डालोगे तो भी भाई साहब प्रोडक्शन नहीं होगा। सो दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमको फूड क्राइसिस से डील करना है, हमको ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन को अडॉप्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस भी करने हैं ताकि ये जो एनवायरनमेंट जो हमको दे रहा है वो कंप्लीटली लॉस्ट आउट ना हो जाए। ठीक है, which can be maintained at a certain level. Okay, improvement in crop yields. Cereals such as wheat, rice, maize, millets and sorghum provides us carbohydrate for our energy requirement. तो ये हमारे चीफ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं। हमारे घरों में दाल, राइस जो भी हम खाते हैं, wheat, rice, maize, millets, these are basically small grains such as बाजरा, रागी, ये सब आपके भाई साहब ज्वार, pulses like ग्राम, चना, पी, मटर, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल प्रोवाइड अस विथ प्रोटीन। इनसे भाई साहब हमको मिलता है प्रोटीन। ठीक है, एंड ऑयल सीड्स इंक्लूड सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड एंड सनफ्लावर प्रोवाइड अस विथ नेसेसरी फैट्स। ठीक है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट है ये कहां से आते हैं? ठीक है, तो इन सब से हमको भाई साहब मिल जाता है फैट्स। दीज आर बेसिकली फैट्स। ओके, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, वेजिटेबल से हमको काफी सारे विटामिन्स और फ्रूट से भी काफी सारे मिनरल्स मिलते हैं। इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये सारी चीजें भाई साहब हमको मिलती है। इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स लाइक बरसीम, ओट्स और सुडान ग्रास आर रेज्ड एज फूडर फॉर द लाइव स्टॉक। ये लाइव स्टॉक के लिए उगाया जाता है। लाइव स्टॉक मतलब
क्योंकि मिल्क भी हमारा एक रिक्वायरमेंट है, और मिल्क हमको गाय और भैंस ही दे सकते हैं, और गाय और भैंस तभी मिल्क देके जब हम उनको खिलाएंगे, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली फॉडर स्टफ। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। तो अलग अलग क्रॉप्स के हैं। डिपेंडिंग ऑन दिस क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू। तो आपके क्या क्या हो गए भाई साहब? क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स कौन कौन से हो जाएंगे? क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। राबी क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सीजन्स। इधर ही पढ़ा ना किसी ने? हाँ, क्या हो गया? Okay, crops grown in rainy season from the month of June to October are known as Kharif crops. Crops grown in the winter season from the month of November to April are known as Rabi crops. ठीक है? ओके, तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे भाई साहब? पैडी, जिसको ग्रो किया जाता है। पैडी इज बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है। पैडी, सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स है? वीट, ग्राम, पीस। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा। ये सब आपके भाई साहब राबी क्रॉप्स हो जाएंगे। इसको लिख लीजिएगा फटाफट एग्जांपल्स। जून टू अक्टूबर में होता है ये, और इसका बेसिकली प्राइमरी रेनी सीजन से है, बिकॉज वाटर रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादा है। वाटर रिक्वायरमेंट इज मोर। ठीक है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल, यहाँ पे आपका विंटर रीजन मतलब आपका टेम्परेचर का लो होना जरूरी है। टेम्परेचर हैज टू बी लो। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल, हाँ सर, सोयाबीन सीड किसके लिए यूज करते हैं? सोयाबीन, सोयाबीन सीड्स। सीड्स कहाँ से मिला तुमको? खाने के लिए यूज करते हैं। सोयाबीन का मिल्क भी बनता है। जो लोग वीगन डाइट करते हैं, वीगन डाइट मतलब जो लोग मिल्क भी नहीं लेते हैं, वो लोग सोयाबीन का मिल्क कंज्यूम करते हैं। उससे भाई साहब मिल्क भी बना सकते हैं आप। ठीक है, उसको पीस कर उसका मिल्क बनता है। सो दैट इज हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, सो सोयाबीन, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। ठीक है,
In India, there has been a 4 times increase in the production of food grains from 1960 to 2004. यहाँ पे 4 times increase हुआ है, देखो increase in the production of food grains from 1960 to 2004 with only 25% increase in the cultivable area. तो ये आपका एरिया है और ये आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ये 4 गुना बढ़ा है, ये सिर्फ 25% ही बढ़ाया गया है. 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल एरिया. 25% इंक्रीज मतलब 1/4 हो गया ना, 1/4 इंक्रीज इन कल्टिवेबल एरिया, इसने 4 गुना फूड ग्रेन्स को बढ़ाया. समझ में आ रहा है? देखो जनरली हमारा सोच क्या है कि कल्टिवेबल एरिया को बढ़ाइए तो इससे आपका फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन हमने जब हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज किया, मैकेनाइज्ड फार्मिंग यूज किया, आपके जो फर्टिलाइजर्स को यूज किया, तो हमारा फूड प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स. अगर हम देखेंगे 25% मतलब आपका 1/4 इंक्रीज इन कल्टिवेबल एरिया एक्चुअली रिजल्टेड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. तो हमारा प्राइमरी जो इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, दैट इज कमिंग फ्रॉम द मैकेनाइज्ड यूज ऑफ फार्मिंग. ठीक है, हमारे फार्मिंग मेथड से, ठीक है, ना कि कल्टिवेबल. हाउ हैज दिस बीन पॉसिबल? द प्रैक्टिस इन्वॉल्व द फार्मिंग, ठीक है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. एक तो आपका क्रॉप वैरायटी का इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो 3 स्टेजेस में है. इन्वॉल्व इन फार्मिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3. तो एक पहला हो गया आपका क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, एक हो गया आपका क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और तीसरा हो गया आपका क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी में इंप्रूवमेंट. What is crop variety improvement? Crop variety improvement, it means finding a crop variety that can give a good yield. तो एक ऐसा crop variety find करना which can give a good yield, जो ज्यादा प्रोडक्शन दे सके. पहले के टाइम पे नहीं हुआ है ना, ये 1980s के बाद ही हुआ है. अगर पहले के टाइम पे होता तो हमारे इतने बड़े बड़े फूड क्राइसिस के सिचुएशंस नहीं होते. इतना बड़ा जो पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया इन टर्म्स ऑफ फेमिन, वो नहीं होता था. इट मींस दैट फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड. तो हमको एक ऐसा वैरायटी फाइंड करना है. तो अभी एक ऐसा वैरायटी अगर हम फाइंड करते हैं उसमें भी कुछ खामियां रहेंगी, तो जो बेस्ट क्वालिटी है सारे वैरायटीज से उसको लेकर एक जीन बनाना है, एक बेसिकली सीड बनाना है आर्टिफिशियल तरीके से. इट मींस दैट फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड. इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी. ठीक है, सारी चीजों में, किसी में डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा है, किसी में शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में प्रोडक्शन है, किसी में ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है, किसी में कम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, किसी में भाई साहब ज्यादा वेदर रेजिस्टेंस है. ऐसे सारे अच्छे क्वालिटीज को पिकअप करके आप एक सीड को बना रहे हैं. ठीक है, यू आर बेसिकली सिलेक्टिंग ऑन दीज जीन्स. Okay, varieties or strains of crops can be selected by breeding for various characteristics like disease resistance, ये हो गया पहला भाई साहब, response to fertilizers, product quality and high yield. इसको लिख लीजिए भाई साहब, disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yield. तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेकार सा क्वालिटी हो. हाई क्वालिटी, ठीक है, हायर यील्ड मतलब एक जैसे मैंने आपको बोला कि एक टमाटर के पेड़ में पहले 4 हो रहे थे, अभी हमने हाई यील्डिंग वैरायटी से उसी टमाटर के पेड़ में 15 टमाटर हो रहे हैं. ठीक है, तो इससे आपका नंबर्स बढ़ रहे हैं. एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने देखा आपका एरिया 1/4 ही बढ़ा है, लेकिन आपका प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ गया है. तो हाउ डिड दिस हैपन? ठीक है जी, इसके वजह से हुआ है. प्रोडक्ट क्वालिटी, हाई यील्ड एंड रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स और डिजीज रेजिस्टेंस. तो अभी आप जो सीड्स को सिलेक्ट कर रहे हो, इनमें डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी ज्यादा है, इनमें भाई साहब रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स ज्यादा है, प्रोडक्ट क्वालिटी ज्यादा है और हाई यील्डिंग कैपेसिटी भी है. डन डन डन. ठीक है, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप्स इज बाय हाइब्रिडाइजेशन. तो ये होता है भाई साहब आपका हाइब्रिडाइजेशन. मतलब आप
क्वालिटीज को चुन रहे हैं, ठीक है, कौन से वैरायटी में, समझ लीजिए वीट की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, राइस की बहुत सारे वैरायटीज आते हैं, तो आप देख रहे हैं कौन से वैरायटी में आपका शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में भाई साहब ये तैयार हो जाएगा फसल। आप देख रहे हैं कौन से वैरायटी में डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वेदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ऐसे क्वालिटीज को पिकअप करके आप एक जीन को बना रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी बना रहे हैं, यू आर बेसिकली मेकिंग अ हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है। वन वे ऑफ इनकर्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो आपको चाहिए, हायर प्रोडक्शन चाहिए पर प्लांट, आपको हायर डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, आपको भाई साहब हायर वेदर रेजिस्टेंस चाहिए, शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ चाहिए। सो ऑल दीज आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, इनटू क्रॉप्स बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे लिए एक तरीका बचता है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो डिसिमिलर प्लांट्स हैं, ठीक है, एक ही स्पीशीज के हो सकते हैं लेकिन डिसिमिलर हैं, दे आर बेसिकली पर्टेनिंग टू द सेम स्पीशीज बट दे आर डिसिमिलर। तो इनके बीच में हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, इनके बीच में सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। अरे फिर भी बाबा ने 500 से मिलेंगे फिर कभी बाद में मारवाड़ी को तो मिलेगी नहीं। आज दवाया का काम So hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. तो genetically dissimilar जो plants हैं उनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, having different genes, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाई साहब ये आपका बायोटेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट है कि आप दो डिसिमिलर प्लांट्स में क्रॉसिंग करवाकर हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस क्रॉसिंग कैन बी इंटरवेरिएटल, ठीक है, बिटवीन टू वैरायटीज। ये दोनों के बीच में हो सकता है, देखो अलग अलग, दिस कैन बी बिटवीन टू वैरायटीज, ये लिख लीजिए भाई साहब, इंटरवेरिएटल। ये अलग वैरायटीज हैं, देखो अंगूर के दो वैरायटीज हैं, ठीक है, तो इंटर वैरायटल हो गया ये, और इंटर स्पेसिफिक।
इंटरस्पेसिफिक बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज हैं सेम जीनस के, ठीक है, इंटरवैराइटल और इंटरस्पेसिफिक। ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ये ऐसा हो सकता है, इंटरवैराइटल और इंटरस्पेसिफिक, ठीक है, क्लियर है। और इंटरजेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, इंटरवैराइटल, इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। नहीं नहीं नहीं, वो अलग जीनस होगा, वो पूरा पूरा अलग ही हो जाएगा। अरे भाई वो क्या, क्यों, मतलब वो अलग ही चीज है, वो उसका कुछ हो ही नहीं सकता। फ्लावर्स में नहीं, किसी में भी हो सकता है, मतलब लेकिन वो सेम जीनस को, जैसे अगर आप देखोगे बेरीज में हम देख रहे हैं तो एक ब्लू बेरीज है और एक अलग बेरीज है, तो उनमें हो सकता है। आप ऐसा बोलोगे बेरीज और मैंगो का कर रहा है तो नहीं हो सकता ना भाई, ठीक है, दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है। सो हाँ करता होगा भाई साहब, करता होगा, दैट इज नॉट अ। तो ये आपके भाई साहब अलग अलग तरीके हो गए कि हम अलग अलग वैरायटीज को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे है प्लांट विद येलो फ्लावर, इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन ऑफ रेड कलर फ्लावर। तो आपने क्या किया भाई साहब, इसमें एक ऐसा जीन डाल दिया जो रेड कलर फ्लावर का हो, तो प्लांट विथ रेड फ्लावर हो गया। तो ये आपका येलो कलर फ्लावर किसमें चेंज हो रहा है, रेड कलर फ्लावर में। सो दिस इज अ येलो कलर्ड फ्लावर, आपने एक ऐसा इंट्रोडक्शन किया है जो रेड कलर फ्लावर का है, ठीक है। तो दिस विल बी प्लांट विथ रेड कलर फ्लावर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस वाज प्लांट विथ येलो फ्लावर, ये इंट्रोड्यूस्ड अ जीन विथ रेड कलर फ्लावर एंड हेंस इट चेंज टू रेड फ्लावर। तो एक इंट्रोडक्शन किया, एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को इंट्रोड्यूस कराया, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को, एक पर्टिकुलर जीन को आपने आइसोलेट करके इसके अंदर इंफ्यूज कर दिया है। यू हैव बेसिकली आइसोलेटेड वन जीन एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट यू हैव इंफ्यूज्ड इट, ठीक है। जैसे सीड है, देखो ये कोई सीड है, ये सीड जब तक आप इसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर, लाइट, सॉइल, तब तक ये जर्मिनेट नहीं होगा। आपके घर में जो डब्बे में दाल है वो बेसिकली क्या है, दाल को अगर आप सॉइल में छिड़क देंगे और थोड़ा सा पानी और ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो वो प्लांट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो सीड है, समझ लो इस सीड में अगर समझ लो मुझे कोई ऐसा जीन डालना है, मैंने इंजेक्ट कर दिया इसमें कोई ऐसा जीन जो ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट हो, तो जब इस सीड का प्लांट बनेगा उसमें उस डिजीजेस के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस रहेगा, सिंपल, ठीक है। दैट जीन कैसे निकलता है भाई साहब, बहुत बड़ा माइक्रोबायोलॉजी का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो आप जीन को आइसोलेट करते हैं, सारे जीन्स जो है उनको अलग से आइसोलेट करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। इन सारे जीन्स को आइसोलेट करके फिर आप उसको डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट कलर जीन्स। आपके ह्यूमंस में देखिए कितने जीन्स हैं, 22 + XY, ठीक है, ये आपके जीन्स है। तो इन सबको, फनी क्या है, तो ये जीन्स को भाई साहब आप आइसोलेट करते हैं, इन जीन्स को आइसोलेट करने के बाद इसमें आप डालते हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। देखो यहाँ पे आपको भाई साहब इंजेक्शन कर रहे हैं आप, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो आप यहाँ पे जीन्स को आइसोलेट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली हाउ यू आर इंजेक्टिंग इट, ठीक है। आप एक टमाटर में डाल रहे हैं, तो ये टमाटर जब राइप होगा और सीड्स प्रोड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। फॉर न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी, ठीक है, दैट द वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग भाई साहब, फॉर न्यू वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वैरायटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में, दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में जो फाउंड होते हैं, ठीक है, ओके। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी, दैट इज द सीड्स शुड बी ऑफ ऑल सेम वैरायटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जितने भी आपके एग्रीकल्चरल लैंड है उसके बाद आजू बाजू में बहुत सारे सीड वाले ऐसे शेल्टर्स, मतलब ऐसे दुकान सेटअप किए जहां पे आप ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को आराम से ले सकते हैं, ठीक है, इनको आराम से भाई साहब अवेलेबल करा सकते हैं और फिर उससे फूड का प्रोडक्शन होगा। लेट अस सी सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर व्हिच वैरायटी इंप्रूवमेंट्स इज डन। हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी, द क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। इसको लिख लीजिए भाई साहब, आप लोग लिख बिल्कुल नहीं रहे। हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर हेक्टर, मतलब ये सिंपल सा रीजन है। देखो एक
एक भाई साहब कोई क्रॉप था जिसमें 4 फल हो रहे थे, अभी उसी क्रॉप में एक में भाई साहब 20 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम भाई साहब, आपका अनाज जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, आपको एरिया बढ़ाने की जरूरत नहीं है, द प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। सो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर, बिल्कुल भी नहीं लिखता है, ठीक है। तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर लिख लो, पर एकड़ लिख लो। इंप्रूव्ड क्वालिटी, द क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। तो अलग क्रॉप्स में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन वीट, ठीक है। आपका जो बेकिंग क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट है वीट में। मतलब आप इसको देखो, आप जब बोलते हो ना कि अरे वाह रोटी तो बड़ी फूली है ना, गर्मा गर्म रोटी है और ये बहुत फूल रही है, तो मतलब इसका क्या है, बेकिंग क्वालिटी अच्छा है। जिस रोटी को जब आप तवे पे रखते हैं और वो फूलता है तो इसका मतलब उसका बेकिंग क्वालिटी अच्छा है। तो द क्वालिटी, तो आपके अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग क्वालिटी कंसिडरेशंस होते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स विल हैव डिफरेंट क्वालिटी कंसिडरेशन। जैसे चावल जो है, ठीक है, हम इसको कैसे क्वालिटी में डालते हैं कि ये बढ़ता कितना है, ठीक है। आप कभी कभी देखेंगे कि 1 किलो चावल आपने लिया, उसको आपने भाई साहब बॉयल किया, तो उसमें से जितना चावल खाने के लिए निकला, कभी कभी दूसरा वैरायटी आपने लिया उसी का 1 किलो, वो भाई साहब और भर के आएगा। 1 किलो दोनों का लिया है आपने, लेकिन 1 किलो जब आप परोस रहे हो खाने के लिए तो ये ज्यादा आएगा, ये कम आ रहा है। ऐसे होते हैं भाई साहब। बासमती चावल ले लो आप, ठीक है, इतना महंगा है, लेकिन जब आप उसको परोसते हो खाने के लिए तो वो कम हो जाता है। तो ये अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। जैसे बासमती चावल का टेस्ट अलग है, सिंपल चावल का टेस्ट अलग है। सो ये क्वालिटी पैरामीटर्स है। द क्वालिटी कंसिडरेशंस ऑफ अ क्रॉप वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जैसे आपका भाई साहब एक ग्रीन अंगूर होता है और एक भाई साहब काला अंगूर होता है, दोनों का टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। ग्रीन अंगूर के वैरायटी में भी आप में कहीं कहीं पे ज्यादा आपको फ्रूट का साइज दिखेगा, कहीं कहीं पे कम दिखेगा, ठीक है। ये सब अलग अलग क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपके हाफूज आम होते हैं, बम्बैया आम होते हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी ऑफ मैंगोज होते हैं। तो ये सारे अलग अलग है डिपेंडिंग, ठीक है। बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन वीट। तो आपका जो वीट है उस पे, अभी वीट से आप बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, रोटी से लेकर भाई साहब आप बन, केक, ब्रेड सब बनाते हैं। तो इन सारी चीजों में वीट का यूज होता है। अगर इसका बेकिंग क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है तो वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। सो इसीलिए क्वालिटी कंसिडर, आपका क्वालिटी भी इंप्रूव होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से आपका डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से आपका भाई साहब वेदर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से आपका शॉर्ट स्पैन हो रहा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्वालिटी को भी ध्यान में रखना है। प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ठीक है, एज पल्सेस प्रोवाइड अस विद प्रोटीन्स। सो जितने भी आपके पल्सेस हैं इनका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया लेकिन उसमें प्रोटीन क्वांटिटी है ही नहीं। हमारे इंडियन डाइट में पल्सेस बेसिकली फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोटीन प्रोवाइडर्स, ठीक है। सो एज पल्सेस प्रोवाइड अस विद प्रोटीन्स। ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स, तो आपके ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे आपका भाई साहब राइस ब्रांड ऑयल हो गया, या आपका भाई साहब सीसम ऑयल हो गया, ये सारे आपके ऑयल्स होते हैं जिससे आप खाना बनाते हैं और इनमें फैट क्वांटिटी होती है, ठीक है। सो एज ऑयल सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ ऑयल्स, प्रिजर्विंग क्वालिटी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। अभी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो, जैसे देखो, अगर मैं कोई फ्रूट या वेजिटेबल बाजार से लाया और भाई साहब अगले 2 घंटे में वो खराब हो गया तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। सो प्रिजर्विंग क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। आप जो फूड ला रहे हैं, चाहे वो रॉ फ्रूट हो या वेजिटेबल हो, द प्रिजर्विंग क्वालिटी शुड ऑल्सो बी हायर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इंप्रूव क्वालिटी में आती हैं, ठीक है। तो एक हो गया लेट्स से बेकिंग क्वालिटी, प्रोटीन क्वालिटी, ऑयल क्वालिटी, प्रिजर्विंग क्वालिटी। ऑल दीज आर बेसिकली ऐसी चीजें हैं जिससे हम क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट्स में। कहीं पे बेकिंग क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे प्रोटीन क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप दाल, चना, राजमा ये सब खा रहे होंगे तो ये इसलिए खा रहे होंगे क्योंकि इसमें प्रोटीन क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका प्रोटीन में एनहांसमेंट हो रहा है क्या? आपने हाइब्रिडाइजेशन तो कर दिया है, आपने इंक्रीज तो कर दिया है, लेकिन क्या प्रोटीन जो कंटेंट है वो आपका एज पर रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऑयल क्वालिटी, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली डिफरेंट डिशेस को पकाते हैं, वो जो ऑयल है उसकी क्वालिटी बढ़ रही है क्या? प्रिजर्विंग क्वालिटी, इज दिस इंक्रीजिंग? सो ऑल दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू ले इंपॉर्टेंस ऑन। ऑल दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ हाउ बाय हाइब्रिडाइजेशन वी कैन आल्सो मेक एन इंपैक्ट ऑन द क्वालिटी, ठीक है।
मेक एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। अभी बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या होते हैं? बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे पेस्ट होते हैं, ठीक है, इन सब से क्रॉप्स खराब होते हैं। तो इसमें हम कितना ज्यादा रेजिस्टेंस ला रहे हैं, मतलब किसी भी छोटे मोटे डिजीज से पूरे क्रॉप का बर्बाद हो जाना, तो हम बोलेंगे उसका बायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से, किसी वायरल अटैक से, किसी बैक्टीरियल अटैक से या किसी पेस्ट के अटैक से पूरे क्रॉप का बर्बाद अगर हो जाना होता है तो हम बोलेंगे कि उसका बायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कम है। अबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? अगर टेम्परेचर बढ़ गया थोड़ा सा तो पूरा क्रॉप बर्बाद हो गया, थोड़ी सी एक दिन की बारिश हो गई पूरा क्रॉप बर्बाद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा टेम्परेचर वेरिएशन, थोड़ा सा फ्रॉस्ट हो गया, कोहरा छा गया, पूरा क्रॉप बर्बाद हो गया। तो अगर टेम्परेचर में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पूरे क्रॉप का बर्बाद हो जाना, मतलब उसका अबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कम है। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब आपका टेम्परेचर, फिर आपके भाई साहब वाटर कंटेंट, ह्यूमिडिटी, ये सॉइल, ये सब आपके अबायोटिक रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है। ये सब आपके अबायोटिक चीजें हैं। अबायोटिक चीजें में थोड़ा भी ऊपर नीचे से अगर क्रॉप बर्बाद हो जाता है तो हम बोलेंगे कि उसका अबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब आपके जितने भी पानी वगैरह जो भी है ये आपके बायोटिक। सो क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो आपके डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड नेमाटोड्स, ठीक है, आपके डिजीजेस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए एंड नेमाटोड्स, ये हो गए आपके बायोटिक, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, एक इंसेक्ट्स का पूरा झुंड आ गया, ठीक है, वो पूरे क्रॉप को बर्बाद कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके नेमाटोड्स। नेमाटोड्स मतलब वॉर्म्स होते हैं जो आपके सॉइल में रहते हैं, वो भी कभी कभी क्रॉप्स को पूरा पूरा बर्बाद कर देते हैं। सो ये सारी तमाम चीजें होती हैं, इनको हम बायोटिक बोलेंगे बिकॉज दीज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, ठीक है। और हर क्रॉप में अलग तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, ठीक है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग क्रॉप्स पे अटैक करते हैं। तो क्या हम हाइब्रिडाइजेशन से इस कमी को पूरा कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। हमने बहुत दूर तक इसमें सफलता पा ली है, ठीक है। और आपका क्या है अबायोटिक? अबायोटिक सिचुएशन मतलब क्या होता है भाई साहब? अबायोटिक मतलब आपका वेदर रिलेटेड। रेजिस्टेंट वीट, नो डैमेज, ससेप्टेबल वीट, हेसियन फ्लाई डैमेज। अब देखो ये हेसियन फ्लाई क्या है? एक टाइप का फ्लाई है जो पूरे वीट के क्रॉप को डैमेज कर देता है। अभी आपने एक ऐसा वीट प्रोड्यूस किया हाइब्रिडाइजेशन से जो इस फ्लाई के अगेंस्ट में कोई असर नहीं दिखाया, ठीक है। मतलब ये फ्लाई आया भी तो उस फ्लाई ने इसके ऊपर कोई असर नहीं दे पाया, ठीक है। जैसे आप अपना वैक्सीनेशन कराते हो, तो वैक्सीनेशन जब करा लेते हो तो आपका क्या होता है? उस डिजीज के लिए आप रेजिस्टेंट हो जाते हो, है ना। अगर आपने भाई साहब पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लिया है, अगर आपने भाई साहब स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन लिया है, तो आप पूरे आजीवन भर इन रोगों से मुक्त हो, है ना। वायरस आते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पोलियो का वायरस आपके अंदर नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब क्या है कि स्मॉल पॉक्स का वायरस कभी भी आप एनकाउंटर नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे भाई साहब। आप जब ब्रीद इन कर रहे हो तो हजारों वायरस जा रहे हैं आपके अंदर, लेकिन इनका कोई असर आपकी बॉडी पे नहीं होगा क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हो गए, ठीक है। इसी तरह से जब हम हाइब्रिड वैरायटीज रिलीज करते हैं तो आपने जीन्स में ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए हैं कि भाई साहब जो हेसियन फ्लाई था वो पूरे वीट के खेत को बर्बाद कर सकता था, अभी वो नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका ये इंप्रूव्ड वैरायटी हो गया है, तो आपने क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया है, जिसके वजह से पूरा जो आपका फसल था वो पूरा बच रहा है, ठीक है। दैट इंटायर क्रॉप इज बेसिकली ओके। बहुत सारे आपके वॉर्म्स होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। सो ड्राउट, अभी देखो अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द ड्राउट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। इसको लिख लीजिए पहले, बायोटिक फैक्टर्स लिख लीजिए। डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड नेमेटोड्स, ये आपके भाई साहब बायोटिक फैक्टर्स हैं। डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड नेमेटोड्स, दीज आर बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। ये आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। सो क्या है मस्त में एकदम से, ठीक है। डिजीजेस, इंसेक्ट्स एंड नेमेटोड्स, दीज आर बेसिकली वॉर्म्स, ठीक है। ड्राउट, सैलिनिटी, अभी देखो ड्राउट मतलब सूखा पड़ना, ये आपके अबायोटिक फैक्टर्स में आ गया, सूखा पड़ना। सैलिनिटी मतलब सॉइल में नमक ज्यादा हो जाना। अभी ये कब होगा? ये तब होगा जब भाई साहब आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हो। सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, पानी का जमा होना, ठीक है। पानी अगर जमा होगा एक जगह पे तो वहां पे फसल नहीं हो पाएगी। हीट,
कोल्ड एंड फ्रॉस्ट, काफी ज्यादा ठंडा होना या कोहरा पड़ना, ठीक है, ऑल दीज आर बेसिकली कंडीशंस विच कैन हैम्पर क्रॉप प्रोडक्शन, ऑल दीज आर कंडीशंस विच कैन हैम्पर क्रॉप प्रोडक्शन। सो दीज आर व्हाट अबायोटिक फैक्टर्स। आप जब हाइब्रिड वैरायटीज बना रहे हो तो इस कदर बनाओगे कि इन सब चीजों से वो जूझ सके, इन सब चीजों से वो जूझ सके। जैसे अगर आपका पोषण सही सही है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, तो फिर क्या होंगे, वो घड़ी घड़ी बीमार पड़ेंगे। क्यों घड़ी घड़ी बीमार पड़ेंगे? क्योंकि उनके अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही कि वो अपने बीमारियों से डील कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर उनको सही रूप से पोषण मिल रहा है, दे विल बी एबल टू फाइट द डिजीजेस। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर वैरायटीज हैं उनसे जीन्स उठाकर हमने एक ऐसा वैरायटी बनाया है जो इन सारे अबायोटिक फैक्टर्स से जूझ सके। थोड़ा सा सूखा पड़ गया तो मर जाएगा क्रॉप, ऐसा ना हो। थोड़ी सी सॉइल में अगर सैलिनिटी बढ़ जाती है, नमक जो दिया बढ़ जाता है, तो इससे पूरा क्रॉप बर्बाद ना हो। वाटर लॉगिंग, अगर थोड़ा सा बारिश हो गया, जैसे अभी देखो, अभी हार्डली आपके पूरे दिन में 1 घंटे की बरसात होती है, लेकिन अगर उस 1 घंटे की बरसात में भी पानी जमा होने लगा और उस पानी जमा होने के लिए क्रॉप खराब हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये हीट काफी ज्यादा, थोड़ा सा हीट बढ़ गया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, कोल्ड, थोड़ा सा ठंडा ज्यादा पड़ गया, या फ्रॉस्ट, क्योंकि अभी क्लाइमेटिक चेंजेस तो होने वाले हैं और अच्छे खासे होंगे, और इन क्लाइमेटिक चेंजेस का हमारे ऊपर असर होने वाला है, ठीक है, इन क्रॉप्स पे होने वाला है, ठीक है। वैरायटीज रेजिस्टेंस टू दीज फैक्टर्स कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो भी आपके वैरायटीज हैं, अगर ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं इन फैक्टर्स पे, तो दिट कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। Wider adaptability. One variety can be grown in different climatic conditions in different areas. अभी अगर समझ लो एक वैरायटी क्रॉप है, तो वो सिर्फ पंजाब में ही आप कल्टीवेट कर सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल में नहीं कल्टीवेट कर सकते हैं, या आप केरला में नहीं कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब आपने हाइब्रिडाइजेशन से क्या किया है, उसकी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ा दी है, ठीक है। जैसे अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो, ठीक है, तो आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है कि नहीं। इफ यू लेट्स से लर्न इंग्लिश एंड इफ यू हैपन टू गो आउटसाइड इंडिया, कुड यू स्टे एनीवेयर बिकॉज यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो आपने अपनी क्या कर ली है, एडेप्टेबिलिटी को बढ़ा ली है। इंसान आप वही हैं, लेकिन क्योंकि आपने नॉलेज और इंग्लिश को बढ़ा लिया है, तो नाउ यू कैन कम्युनिकेट एनीवेयर यू गो, ठीक है। सो यू हैव इंक्रीज योर एडेप्टेबिलिटी। इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में आप सीड में एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अंडर डिफरेंट कंडीशंस वही प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। वन वैरायटी कैन बी ग्रोन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज। एक ही वैरायटी जो क्रॉप का है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन के बावजूद भी उगाया जा सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड वैरायटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। दिस इज वैरायटी, ओके। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। सो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में आपका क्रॉप प्रोडक्शन में कोई भी भाई साहब ये होगा, ठीक है, ओके। Desirable agronomic characteristics, tallness and profuse branching are desirable for fodder crops, ठीक है। जैसे अभी देखो अलग अलग चीजें हैं, मुझे भाई साहब एक पेड़ से टमाटर चाहिए, 10 टमाटर काफी हैं। अभी उतना बड़ा पेड़ हो या इतना बड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उतना बड़ा पेड़ होगा तो बाकी का मुझे काट कर फेंकना पड़ेगा, आफत आएगी। तो छोटा हो तो अच्छा है। अभी जब मेरे को किसी गाय बछड़े के लिए या गाय भैंस के लिए अगर मैं कोई क्रॉप्स उगा रहा हूं, तो उसमें जितना बड़ा हो उतना अच्छा है कि नहीं। समझ रहे हो, रिक्वायरमेंट समझ रहे हो। एक टमाटर का पेड़ है, उसके हाइट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है उससे लेना देना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी गाय भैंस के लिए क्रॉप उगा रहा हूं, फॉडर क्रॉप है, तो उसका हाइट और उसकी ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड उनको मिल सके, वो वही चबाएंगे, ठीक है। सो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग, तो अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री कर रहा हूं तो मुझे बड़े क्रॉप्स, टॉल और ऐसे ब्रांचिंग वाले क्रॉप ज्यादा जरूरी हैं ताकि हर एक पेड़ से वो ज्यादा खाना प्राप्त कर सकें। क्या ये समझ में आ रहा है? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मतलब आपके जो एनिमल्स हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? नो? ओके। सो यहां पे जितना टॉल हो उतना अच्छा, ताकि मैं उतना उनको चारा दे सकूं, ठीक है, ओके। ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स। क्यों ड्वार्फनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स? सीरियल्स हम खाते हैं, दाल, चना, मटर, ये सब जितने भी हैं सीरियल क्रॉप्स हैं। ये जितना छोटे होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इनका एनर्जी वेस्ट नहीं होगा बड़ा होने में, और ये ज्यादा अनाज देंगे, ना कि अपना हाइट। हम हाइट से क्या करेंगे? कुछ मतलब नहीं है हमको हाइट से, हमको उनके दानों से मतलब है।
जो आपके भाई साहब दाल है या भाई साहब मटर है, चना है, ये सब जो आपके सीरियल्स हैं which are rich sources of protein, here we do not need their height, here we do not need branching, all we need is more and more of their quantity that they are producing. तो अगर ये अपना एनर्जी भाई साहब टॉल होने में और ब्रांचिंग होने में वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो दाने बनाएंगे वो कम होंगे। उसी एनर्जी में अगर ये ज्यादा बड़ा ना होकर छोटे में ही उतने दाने हमको दे सकते हैं। ठीक है, सो अलग अलग क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप क्रॉप रेस कर रहे हो या क्रॉप का एग्रीकल्चर कर रहे हो फॉर फॉडर, फॉर फीडिंग एनिमल्स, देन यू हैव टू हैव प्रोफ्यूज ब्रांचिंग एंड टॉल प्लांट्स। बट इफ यू आर रेजिंग इट फॉर क्रॉप्स लाइक सीरियल्स फॉर ह्यूमंस, then you don't need height, then you don't need profuse branching, and all you need is their numbers. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और उस अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस कराते हैं। ठीक है, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स। तो इसमें लेस न्यूट्रिएंट्स, भाई साहब अगर एनर्जी आपका लंबा होने में ही चला गया और ब्रांचिंग में ही चला गया, तो ये दाने कौन बनाएगा? उसमें तो ज्यादा एनर्जी गया ही नहीं। So we will ensure that more of energy or the nutrients that we are supplying to the crop in terms of water, in terms of soil, in terms of the fertilizers are actually utilized in producing more and more of the grains, the food stuff. ठीक है? अभी तो 26 हो गया यार। ठीक है, जाइए।